हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सब मज़े में होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो अभी जो हमारी राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है उसको मध्य नज़र रखते हुए मैं अपोजिशन का क्या रोल है हमारे राजनीति के अंदर, क्या ये अपोजिशन हमको चाहिए, क्या इस अपोजिशन के बिना हम काम चला सकते हैं। क्योंकि करीब 540 एमपी हैं, इन लोग को टैक्स के पैसे से हम रखते हैं ताकि ये कुछ काम कर सके। अगर वो जो काम है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो हमको ये समझना चाहिए कि अपोजिशन का क्या रोल है और आज हम क्या देख रहे हैं, क्या होते हुए देख रहे हैं, इसका क्या हमको फ़ायदा है कि अपोजिशन को आज जो सरकार है उनको घमंडिया बोली जा रही है, उनको आतंकवादियाँ बोले जा रहे हैं। तो ये अपोजिशन को किसने चुना है? मतलब ये अगर घोटालेबाज है और अगर ये लोग जो है पूरा आतंकवादी लोग हैं जैसा आज हम देख रहे हैं। पहले तो हम देखते थे कि बीजेपी की आईटी सेल या बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी है वो ऐसा बुलाया करते थे, लेकिन कल तो पार्लियामेंट में हमने देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर के भी विचार यही हैं। प्राइम मिनिस्टर भी उनको घमंडिया, उनको घोटालेबाज, उनको आतंकवादी, यही सारी चीज़ बता रहे। तो मतलब हमको ये समझना पड़ेगा कि जो पार्लियामेंट में हमारे अपोजिशन में अभी लोग बैठे हुए हैं जिनको हम लोगों ने ही चुना है वोट करके, क्या हम लोगों ने आतंकवादी और घमंडी लोग और जो लोग घोटालेबाज थे क्या उन्हीं को चुन के भेजा था? मैंने तो ये तक सुन लिया कि आजकल जो कोर्ट जिस तरह से काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर जी के वाक्य थे कि आजकल कोर्ट जो है जिस तरह से काम कर रहा है, तो मतलब प्रधानमंत्री जो चाह रहे हैं उस तरह से कोर्ट काम नहीं कर रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री चाह रहे हैं उस तरह से अपोजिशन भी काम नहीं कर रहा है। तो मतलब जो सरकार जो बैठी है, सरकार के हिसाब से कोर्ट भी काम करे, सरकार के हिसाब से अपोजिशन भी काम करे। तो अगर ऐसा ही है तो अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी देखा कि कल उन्होंने एक बिल पास किया है जिसके अंदर जो चुनाव आयुक्त है उनका जो सिलेक्शन है वो भी पहले 3 लोग मिलके किया करते थे, जिसमें प्रधानमंत्री एक, अपोजिशन का लीडर दूसरा नंबर और चीफ जस्टिस जो कि न्यूट्रल स्टैंड रखता है किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन अभी बिल पास किया गया है कि अब जो है चुनाव आयुक्त को जो चुना जाएगा वो प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन का लीडर और एक कैबिनेट मिनिस्टर। इसका मतलब वो कैबिनेट मिनिस्टर क्या हुआ? वो कैबिनेट मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम करता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो बोलेगा वही आदमी जो है अब सेलेक्ट होने वाला है, क्योंकि अपोजिशन में 2:1 के रेशियो में काम होगा। जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, जो कि जिनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो 30 से पर्सन के तौर पे होते थे, जो कि बैकग्राउंड चेक और उस आदमी की जो हिस्ट्री है किस तरह का, उसका वो बैकग्राउंड चेक के लिए एक न्यूट्रल आदमी की ज़रूरत हुआ करती थी। वो बिल के तौर पे अभी जो है इन्होंने पास कर लिया है। तो कोई भी बिल पास करने का है, किसी को भी पार्लियामेंट से बाहर करने का है, तो अभी सिर्फ स्पीकर को इतना पूछना होता है कि भाई आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, यस है कि नो है। यस वाले यस बोलो तो वहाँ पे फुल लोग जो है बैठे हुए हैं यस बोलने वाले। अपोजिशन तो अभी नो बोलने के लिए कुछ लोग बच गए हैं, तो है ही नहीं।
तो किसी को भी बाहर कर लो, कोई भी बिल पास कर लो, जनता के हित में हो या जनता के कोई काम का नहीं हो और या जनता के विनाश के लिए हो, तो भी अब जो है कोई भी बिल पास हो सकता है। उसका उदाहरण अपन ने देख लिया है कि अभी जो चीफ इलेक्शन कमीशन, तो आप समझ सकते हो कि चीफ इलेक्शन कमीशन के रोल के अंदर आप चीफ जस्टिस को आप हटा देते हो, तो जो बंदा आने वाला है वो किसके लिए काम करेगा? क्या ये सिर्फ बीजेपी के लिए फ़ायदा है कि कल को कांग्रेस भी आ जाएगी और कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस का एक कैबिनेट मिनिस्टर चाहे तो किसी को भी इलेक्शन कमिश्नर बना सकता है? तो वो तो किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। हमें हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि जिसमें कि अपोजिशन जो है इतना स्ट्रांग हो कि सरकार के डिसीजन पे सवाल कर सके, कोई भी घोटाला हो उस पर सवाल पूछ सके। हमारा कोर्ट सिस्टम इसलिए था कि कोई भी घोटाला हो उसके ऊपर सरकार के ऊपर एक शिकंज बनी रहे। हमारी मीडिया जो थी वो इसलिए थी कि सरकार जो भी चीज़ जनता के लिए नहीं कर रही है उस पर सवाल किया जाए। तो ना आज जनता के लिए अपोजिशन इतनी स्ट्रांग है कि उसको हैंडल कर सके, ना मीडिया इतनी स्ट्रांग है जो सवाल कर सके। अब कोर्ट में जो काम चल रहा है वो भी प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अभी जो कोर्ट में चल रहा है आप सब जानते हैं। तो क्या आप बताना चाह रहे हो प्राइम मिनिस्टर जी? मैंने आपको पहले पूछा था, आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मणिपुर पे कुछ बोलें। आप पार्लियामेंट में इतने दिन आए नहीं। पार्लियामेंट में जब आप आए तो आप सिर्फ विपक्ष पे निशाना तानने के लिए ही पूरी तरह से लगे रहे। आपने विपक्ष को घमंडिया, आपने विपक्ष को आतंकवादी, आपने विपक्ष को घोटालेबाज, ये सारे जो वर्ड जो कि पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई नहीं बोलता। आप ही तो प्राइम मिनिस्टर हो। अगर वो घोटालेबाज हैं, अगर वो जो भी आपने क्लेम कर रहे हो कि घमंडी है, ये है, उस केस में भी आप ही को एक्शन करने का है। वो तो आपने लास्ट 9-10 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया। जितने घोटालेबाज आपने बोले थे वो सारे पार्लियामेंट में ही बैठे हुए हैं अभी। आप किसी को कभी दीदी वो दीदी बोल देते हो, कभी आप किसी को गर्लफ्रेंड बोल देते हो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अपोजिशन वाला कोई आवाज़ भी उठा दे तो सिर्फ स्पीकर को 2 सवाल करना होता है, यस और नो, और वो बाहर हो जाता है अपोजिशन वाला। तो आप क्या बताना चाह रहे हो? जिस ज़माने में हम बात किया करते थे, नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम विपक्ष बड़ा ही वीक विपक्ष हुआ करता था हमारा, और मेजॉरिटी जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के फेवर में हुआ करते थे। तब जो उन्होंने कानून बनाए थे जिसमें कि सरकार हर अपोजिशन वाले के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्यस्थ हुआ करता था, आज 75 साल के बाद हम वो सब कानूनों को चेंज कर रहे हैं जो पहले चेक हुआ करता था, जिसमें कि कोई भी एक प्रधानमंत्री आके सारे कानूनों को, सारे जनता के राइट्स को चेंज कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता था। आज हमें ऐसा होता दिख रहा है। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो प्ले करके दिखाना चाह रहा हूँ कि हम जब 9वीं क्लास में पढ़ा करते थे तो डेमोक्रेसी के बारे में हमें क्या सिखाया जाता था कि डेमोक्रेसी में ओपोजिशन का क्या रोल हुआ करता था। ये वीडियो मैंने इंग्लिश में है तो मैंने इसको ज़रा प्ले कर रहा हूँ, तो आप देखिए और उसके बाद आप समझने की कोशिश करिए कि अब हम क्या कर रहे हैं। Hello friends, can democratic parliament runs without opposition members in India? In a democratic parliament, the presence of opposition members is an important element to ensure a system of checks and balances, accountability, and representation of diverse perspectives. While it is possible for a democratic parliament to function without a single opposition member, it would raise concerns about the effectiveness and health of the democratic process. Having a robust opposition is crucial for several reasons. Checks and balances. The opposition plays a vital role in scrutinizing the actions of the ruling government, holding it accountable, and preventing potential abuses of power. Without opposition members, there would be a lack of critical oversight. Representation of diverse views. In a democracy,
it is important to have a range of viewpoints represented in Parliament. The opposition represents alternative ideologies and policies, ensuring that different segments of the population are heard and considered. Debate and discussion. Healthy debate and discussion are fundamental to the legislative process. Opposition members contribute by providing alternative perspectives, challenging government policies, and participating in constructive debates that lead to well-informed decisions. Public confidence. A strong and active opposition helps maintain public confidence in the democratic process. It reassures citizens that their concerns are being addressed and that decisions are being made through open and transparent deliberations. Legislation quality. Opposition members contribute to the refinement and improvement of proposed legislation. Their input helps ensure that laws are well crafted, balanced, and in the best interest of the nation as a whole. If a democratic parliament were to operate without any opposition members, it could lead to potential issues such as lack of accountability. The ruling government might face fewer challenges and less oversight, potentially leading to unchecked power and decisions that are not thoroughly scrutinized. Limited debate. With no opposition, debates on important issues might become one-sided, reducing the depth and quality of discussions. Undemocratic practices. The absence of a vocal opposition could embolden the ruling party to adopt undemocratic practices, potentially undermining the principles of democracy. Decreased public trust. The absence of a viable opposition might lead to decreased public trust in the democratic process, as citizens may feel that their voices are not being adequately represented. In summary, while a democratic parliament could technically operate without a single opposition member, but that will be called dictatorship, not democratic system, it would raise significant concerns about the functioning, accountability, and health of the democratic system. A vibrant and active opposition is a cornerstone of a well-functioning democracy, contributing to robust governance, meaningful debates, and the representation of diverse viewpoints. No opposition means no democracy in India but dictatorship. Think before you vote next time in India. Thank you. आपने वीडियो देख लिया होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर अपोजिशन नहीं है तो सरकार कुछ भी कर सकती है, कोई भी बिल पास कर सकती है, सरकार चाहे तो कितने भी घोटाले कर सकती है और उसको पूछने वाला कोई नहीं है। जनता जो है, जिन्होंने इस सरकार को चुना है, वो जाके पार्लियामेंट में तो सवाल कर नहीं सकती। आज की डेट में देखा है तो वीडियो बना सकते, जैसे मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ वैसे आप वीडियो बना सकते हो, लेकिन इतनी सारी झूठी वीडियो इंटरनेट पे चल रही है तो आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, किसको क्या पता है। आपकी आवाज़ तो वैसे ही दब के रह जाएगी। तो उसके लिए हमने अपोजिशन को रखा था पार्लियामेंट के अंदर, जो हमारे लिए खड़े होती थी, सरकार से सवाल पूछा करती थी, सरकार के घोटालों को सामने लाया करती थी, सरकार की गलत पॉलिसी, गलत नियमों का विरोध किया करती थी, उस पर आवाज़ उठाया करती थी। वो आज आपने उसको घमंडिया और आपने उसको घोटालेबाज बना दिया है। तो सरकार को जो हम चुनते हैं, अपोजिशन को जो चुनते हैं, वो जनता ही मूर्ख कहलाई ना, जिन्होंने इन घोटालेबाजों को चुना। आप यही बताने की कोशिश करो कि जनता जो है मूर्ख है, जो ऐसे घोटालेबाजों को चुन के अपना प्रतिनिधि बनाकर पार्लियामेंट में रखती है। एक प्राइम मिनिस्टर से हम ऐसी आशा नहीं रखते कि आपके बीजेपी की आईटी सेल या बीजेपी की पार्टी के कोई प्रवक्ता जो मीडिया में आके कुछ भी है, जो मुंह में आता है बोल देता है। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर की एक गरिमा होती है। आप जब विदेशों में जाते हो, आप देश में रहते हो, तो आपके नाम से नहीं, आपके जिस टाइटल को आप होल्ड करते हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसका एक वैल्यू होता है। उससे एक मिनिमम बात करने की जो है उपेक्षा रखी जाती है कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को सामने रखेगा। वो सारी आपने कल पार्लियामेंट के अंदर वो उपेक्षाएं तोड़ दी हैं। आप तो सिर्फ एक साधारण से प्रवक्ता, जिन्होंने सिर्फ अपनी बड़ाई करने के लिए कि हमारे सरकार ने ये किया वो किया। आपने मणिपुर पे हमें क्या बताया? मणिपुर में ये हिंसा जो लास्ट 9 साल से आपकी केंद्र में सरकार है और 6 साल से जो है
आपकी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है बीजेपी की, तो ये फेलियर किसका है? क्या हम अभी भी नेहरू को इसके लिए जिम्मेदार माने? कितने दिन तक आप यही स्टोरी चलाते रहोगे? कुछ तो, किसी तो चीज़ों का आप जो है आप अपना दायित्व समझे। और आपने ये तक नहीं बताया कि चीफ मिनिस्टर को आपने अभी तक क्यों रेजिग्नेशन क्यों नहीं मांगा है। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि अपोजिशन है, जनता है जो फालतू में ऐसी आवाज़ उठा रही है, तो हम मान लेते हैं कि अपोजिशन वाले तो सिर्फ जो है आपकी मणिपुर के ऊपर फालतू में ही जो है इतनी शोर शराबा कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में तो आपने उसके बारे में जवाब जो है कुछ भी ये नहीं बताया कि इतना बड़ा केस जो है वो चीफ जस्टिस के सामने सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो जिस सवाल पे आपके ऊपर जो सवाल दागे गए हैं मणिपुर के, जो कि जनता के आम सवाल थे, उसका कोई भी जवाब आपकी सरकार दे नहीं पाई। इसलिए चीफ जस्टिस ने आप जो है एक कमेटी गठित की है जिसके अंदर 3 जजों की एक पैनल होगी जो जाके मणिपुर में जो है आप इन चीज़ों का जो है कंट्रोल लेने वाली है। चीज़ों को जो है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार की जो नीतियाँ हैं वो फेल हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री बराबर काम नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को समझते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया है। तो आप कितना भी इसको पार्लियामेंट में छुपा ले, सच्चाई तो ये है, क्योंकि कोर्ट के सामने तथ्य चलते हैं। आप वहाँ पे जाके जुमलाबाजी नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे तो आपको समझ में आ चुका है, जनता भी समझ चुकी है कि क्या हुआ है। आपने एक बार भी इतने दिन के अंदर ये नहीं बताया पार्लियामेंट के अंदर कि भाई हम क्या करने वाले, क्या कदम उठाने वाले, किस तरह से इस हिंसा को हम रोकेंगे, किस तरह से जो फूट डल गई है दो समुदाय के बीच में, इनको किस तरह से हम एक बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। आपने तो ये तक नहीं बोला कि प्रॉपरली, ये तक नहीं बोला कि किस तरह से आप शांति बहाल करेंगे। आपको इसके लिए पार्लियामेंट आने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपको सिर्फ अपना मोबाइल उठाना था और सिर्फ इतना बोलना था, जनता से अपील करनी थी कि भाई हम लोग एक देश के वासी हैं, हमको साथ रहने का है, हमको भाईचारे से रहना है, हमको किसी धर्म के नाम पे आपस में नहीं लड़ने का है, हमें किसी समुदाय के हिसाब से आपस में नहीं लड़ने का है, हमें आपस में प्रेम प्यार बांटने का है। ये चीज़ आप अपने मोबाइल उठा के भी कर सकते थे। अगर आपके पास बड़ी क्या बोलते हैं मीडिया नहीं है करके भी आप अगर ये बताने की कोशिश कर रहे हो हमको, तो आप अपना मोबाइल उठा के भी जनता से अनुरोध कर सकते थे। आपने वो तो किया नहीं। पार्लियामेंट में आके भी जो आपने बोला है वो सच्चाई आपने नहीं बताई है जनता को कि हमारा इतना बड़ा केस चल रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारी ऐसे ऐसे सवाल दागे हैं हम पर, हम उस पर जवाब नहीं दे पाए, उसके लिए उन्होंने दूसरी कमेटी बनाई है, वो अपना अलग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये सीन आपने कभी नहीं बताया इन लोगों को, जो कि आपको बताना चाहिए था। पार्लियामेंट में भी आप नहीं बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे आप? जनता को तो आप बता ही नहीं रहे। तो आप जो है अपोजिशन को ख़त्म करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपने पहले बोला था कि कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस की हालत तो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अभी आपने टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जितनी भी और पार्टियां थी जो अपोजिशन में बैठती थी, उन सबको एक बना दिया है, क्योंकि वो उनको समझ में आ गया कि ये तो भाई हमको सबको ख़त्म करने के चक्कर में है। तो इसलिए उन्होंने अपना नाम ही इंडिया बना लिया। तो कम से कम आप ये तो नहीं बोलोगे कि इंडिया को ख़त्म करने जा रहे हैं करके। तो आपने लेकिन उसके लिए भी इलाज ढूंढा। आपने इंडिया को घमंडिया बना दिया और उनको आतंकवादी बना दिया। क्या बोल रहे हो आप? कुछ तो आप सोच के बोला करो। क्या जनता जो है इतनी भी समझदार नहीं है कि उनको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि आप किस स्तर की राजनीति पे आ गए हो? ये कोई इलेक्शन का मंच तो है नहीं, आप पार्लियामेंट से बात कर रहे हो, आप प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हो। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ देशवासी लोग जो है ये सब चीज़ों को सुन रहे हैं, तो ये आपका गलत सोचना है। पूरी दुनिया आपको देख रही है। आप हिंदी में बोल रहे हो चाहे आप इंग्लिश में बोल रहे हो, सब चीज़ ट्रांसलेट होकर लोगों को पता चलता रहता है। तो आप अपनी जो हिंदुस्तान के आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप तो आप इंडिया भी नहीं बोलना चाहते, आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हो। तो प्राइम मिनिस्टर हो
तो उस तरह से अपोजिशन को भी स्ट्रांग बनाने के लिए आपको कदम उठाना चाहिए। अपोजिशन जो है डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा अंग है। अगर अपोजिशन नहीं है पार्लियामेंट में, फिर जो है डेमोक्रेसी नहीं होती। अगर अपोजिशन नहीं है तो फिर वो डिक्टेटरशिप होती है। तो इसका मतलब जो है कि राजा राज कर रहा है, क्योंकि राजा के खिलाफ तो कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। विदाउट अपोजिशन के तो आप राजा कहलाओगे, और जो हमारी देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगी फिर। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप मणिपुर पे सही कार्रवाई करें। मैं अब अपोजिशन के कुछ नेता लोग से बात करना चाहता हूँ। खासकर मुझे बात करनी है राहुल गांधी से। भाई, आप अपोजिशन के नेता हो, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं तो उसकी की व्याख्या जो है वो आपको पार्लियामेंट में बैठ के करने की जरूरत नहीं है। आपने अविश्वास प्रस्ताव किस मुद्दे पे उठाया था? मणिपुर के मुद्दे पे। आपने मणिपुर के मुद्दे पर कितनी देर अपना एफर्ट निकाला? आपने 2 एग्जाम्पल दे दिए। आपने कभी ये चीज़ को बताया कि अपोजिशन क्या करना चाहती है, अपोजिशन के सुझाव क्या है, किस तरह से मणिपुर में हिंसा को रोका जा सकता है? आपने भी अपनी चीज़ों को उधर इधर घसीटा। आपकी जोड़ो यात्रा जो है वो किस तरह से आपने चालू किया, किस तरह से आपके पाँव में दर्द था, क्या जनता को ये जानने का था? इसके लिए तो आप बाहर से भी खड़े होकर ये सब बातें बता सकते थे जनता को, लेकिन पार्लियामेंट में आपने अपना वक्त बर्बाद किया। मणिपुर के बारे में आपको बात करना चाहिए था, आपने मणिपुर के बारे में बात नहीं किया, बहुत कम बात किया। आपने 2-3 चीज़ों के बारे में बताया, सरकार से सुझाव नहीं दिया कि हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, ना आपने उन पे करेक्ट सवाल किए कि इन लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जब मोदी जी भी जब आए, उन्होंने भी उधर इधर की बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, और मणिपुर के बारे में तभी बोला जब आप लोग सब उठ के चले गए। मुझे वैसे समझ में नहीं आया कि आप लोग क्यों उठ के चले गए। आपको तो मणिपुर के ऊपर सुनना था। मोदी जी ने आपको 1.5 घंटे 2 घंटे उनकी वीर गाथाओं को सुनाया, लेकिन आपको भी क्या जल्दी थी इतनी जल्दी उठ के जाने की? सवाल पे सवाल करते रहो। कम से कम जनता तो देखती थी कि आप लोग है पूरे टाइम बैठे रहे, लेकिन मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन आप उठ के जाना भी आपका गलत कदम था। अगर आपको उठ के ही जाना है तो आपको एक काम करना चाहिए कि आप सबको रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि आपके सवालों का अगर गवर्नमेंट जवाब नहीं दे सकती है, अगर सरकार आपके सवालों का जवाब नहीं दे रही है, तो इसका मतलब जनता ने जिस काम के लिए आपको वहाँ बिठाया है, सरकार से सवाल पूछने का, अगर आप वो नहीं कर रहे हो मणिपुर के लिए, अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो जब कोरोना हुआ था, अगर आप वो कर नहीं पा रहे हो जब गैस की ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, तो आप काहे के लिए वहाँ बैठे हो? आप सब लोग विपक्ष में जो भी है, इंडिया की जो गठबंधन के जो जितने भी मेंबर्स हैं, उनको सबको रिज़ाइन कर देना चाहिए, ताकि सरकार जो है अकेले बैठ के फैसला करती रहे। और आपको फिर जनता के पास वापस जाना चाहिए, ताकि जनता आपको चुन सके और अपना फैसला 2024 के लिए सुना सके। 2024 में सरकार आपको चुनती है या आपको निकालती है, उसके लिए आपको आप वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पार्लियामेंट में बैठ के तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, कोई भी बिल आप रोक नहीं पा रहे हो। मणिपुर के ऊपर आप प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में लाने के लिए आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है, सवालों के जवाब आपको मिल नहीं रहे हैं, तो आपका पार्लियामेंट में बैठ के भी फ़ायदा क्या है? क्यों ना आप जनता के पास जाए। 2024 की इलेक्शन से पहले आप जनता के साथ जाके जनता के प्रॉब्लमों को समझें और उस पर काम करें। पार्लियामेंट में बैठ के आप कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि अपोजिशन को जो है अपना काम करना चाहिए, चाहे अपोजिशन में बीजेपी आए, चाहे अपोजिशन में कांग्रेस आए, अपोजिशन का अपना महत्व है। अपोजिशन अपना काम करते रहे, अगर उनसे काम नहीं हो रहा है तो कृपया करके रिज़ाइन करके चले जाएं। धन्यवाद।